वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अब तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखे थे वो न्यूमेरिकल बेस्ड था। प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी हम लोग 8 से 10 लेक्चर, 10 से ज़्यादा ही लेक्चर टॉस का जा चुका है। 2-4 और लेक्चर जाएगा और इससे पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि क्या क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें हम यूनिट 4 को चूज किए हैं, यूनिट 5 को चूज किए हैं और यहाँ पे यूनिट 2 यानी यूनिट 2, 4, 5 से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर ये आप 6 क्वेश्चन देखकर जाते हो, 6 या 7 क्वेश्चन है, तो इसमें से उम्मीद करते हैं एटलीस्ट 10 मार्क्स आपका आ जाना चाहिए। अगर आप इतना क्वेश्चन देखकर जाते हो तो एटलीस्ट 10 मार्क्स। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये क्वेश्चन है जो काफी बेसिक है। अगर आप ये सब क्वेश्चन को रिवाइज करके जाते हो तो इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि बस कुछ मत करना, 7 आवर्स का आप टाइम दे दो, 7 घंटे का आप समय दे दो। ठीक है, और ये 7 घंटे में 7 क्वेश्चन है वो कर लो। 7 घंटे में मतलब क्या करोगे? देखो 7 घंटा का जब हम टाइम देंगे तो 7 आवर में 7 आवर तो नहीं पढ़ोगे। तो सुबह में आप ऐसा करो कि 7 AM से टारगेट लो और 12 AM तक या 2 बजे तक आप पूरा का पूरा ये काम कंप्लीट कर लो। ठीक है, और हो सके तो आप ऐसा करना कि एक रफ कॉपी में इसको लिखने का प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एक बार लिख लेना, एक बार नोट्स कॉपी पढ़ लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट को सिर्फ ये क्वेश्चन चाहिए था, यहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स कॉपी की तरफ मूव कर सकते हो, आप अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि समय नहीं बर्बाद करें। लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हो कि 2 मिनट 3 मिनट में हम एक्सप्लेन कर दे, हर क्वेश्चन को डीप में जाकर थोड़ा सा समझा दे, तो वो आप कंटिन्यू आप देख सकते हो। ठीक है, नो नीड टू वॉच फर्दर। अगर आपको ये क्वेश्चन मिल चुका है, इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स कॉपी में ढूंढकर पढ़ लोगे, तो आप यहां से जा सकते हो, यहीं पे वीडियो एकदम स्टॉप कर दो। लेकिन अगर जो चाह रहे हैं कि यहां पे आप कुछ और पढ़ना चाहो तो देख सकते हो। हम ये बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन कंटिन्यूअस बीम। बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है बाबू। और एक चीज और, सेमेस्टर के एग्जाम में जो आपको लगता है क्वेश्चन नहीं आएगा, वो क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को आप लेस इंपॉर्टेंट समझकर ना छोड़ दें। ये मेरा मतलब आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। जो भी आपको क्वेश्चन दिखे, आपको लग रहा है कि इसका आने का चांस कम है, उसको एक बार जरूर बना लो। ठीक है, देखो डिफाइन कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम किसको कहेंगे? तो हम बताए थे कि वैसा कोई भी बीम जिसमें 2 से ज्यादा सपोर्ट हो या 3 से ज्यादा सपोर्ट हो, इसको हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। यानी एक ऐसा बीम जिसमें 2 से ज्यादा सपोर्ट, 2 से ज्यादा कहने का मतलब 3 सपोर्ट होगा या 3 से ज्यादा सपोर्ट होगा, उस तरह के बीम को हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, 1 या 2 डायग्राम बना दो, एकदम यहां से हो गया बाबू। अब नेक्स्ट देखो, स्टेट द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑन कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, अब आपको यह दिखाना है कि कंटिन्यूटी का क्या इफेक्ट है। देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, जितना भी थ्योरेटिकल होगा वो 4 नंबर का होगा। तो जब आप डिफाइन कर दिए कंटिन्यूअस बीम को 2 लाइन में कि वैसा कोई भी बीम जिसमें 2 से ज्यादा सपोर्ट हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जिसमें 2 या 2 से अधिक स्पैन हो, और उसके बाद यहां पे आप डायग्राम बना दिए, तो बस ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप रायता नहीं फैलाओगे। ठीक है, यहां इसके बाद 2 डायग्राम बना के छोड़ोगे। नेक्स्ट पार्ट में आ जाना, स्टेट द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑन कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूटी का कंटिन्यूअस बीम पे क्या इफेक्ट होता है? तो आप लिखोगे, जब भी हम लोग बीम के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो बीच वाला मिड स्पैन पे सैगिंग मोमेंट आता है, और जहां पे इंटरमीडिएट स्पैन होता है वहां पे ड्यू टू कंटिन्यूटी क्या आता है? हॉगिंग मोमेंट आता है। यहां पे हॉगिंग और यहां पे सैगिंग मोमेंट आएगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी। और इसको क्या करना? शो इट ऑन डायग्राम, और डायग्राम बना के शो कर देना है। मतलब इतना करने में आपको आधा पेज जगह लगे चाहे पूरा पेज जगह लगे, उससे ज्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है कि इतना भर के लिख दिए तो इतना नंबर मिलेगा। ठीक है, आप टू द पॉइंट लिखो, कम ही लिखो लेकिन टू द पॉइंट लिखो। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना। हम फिर से बोल रहे हैं कि जब भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का मौका मिले तो आप डायग्राम बना देना। ठीक है, उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन हो चुका है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द इलास्टिक कर्व ऑफ बीम। क्या करना है? इलास्टिक कर्व को आपको ड्रॉ करना है ऑफ बीम विथ ए स्केच के साथ। एक्सप्लेन क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ मोमेंट एंड मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वॉल्व। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम इरेज कर दे रहे हैं बाबू। अब यहां करना क्या कि आपको इलास्टिक कर्व होता क्या है ये सबसे पहले डिफाइन कर दो।
क्या बोलोगे कि इलास्टिक कर्व होगा क्या, आप इसको डिफाइंड कर दो। इलास्टिक कर्व हम पढ़ाए हैं, अपने नोट्स कॉपी में देखोगे तो एकदम चमकता हुआ आपको इलास्टिक कर्व का डेफिनेशन दिखाई देगा, एकदम चमकते रहेगा। इलास्टिक कर्व किसको बोलते हैं बाबू, तो जब भी हम लोग बीम के ऊपर, ध्यान से समझना, जब भी हम लोग बीम के ऊपर लोड लगाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो डिफ्लेक्टेड शेप होता है, क्या बोल रहे बाबू, डिफ्लेक्टेड शेप, जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक कर्व। और डिफ्लेक्टेड शेप में और ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो ये जो डिफ्लेक्टेड शेप का न्यूट्रल एक्सिस है वही इलास्टिक कर्व को बताता है। तो जो आप डेफिनेशन में ये लिखोगे कि जब एक कंटिन्यूअस बीम होता है और इस कंटिन्यूअस बीम के ऊपर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो ड्यू टू लोड दीज बीम्स आर डिफ्लेक्ट एंड दिस डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम इज कॉल्ड इलास्टिक कर्व। अब इसको नीट स्केच से ड्रॉ कर देना है, एक अच्छा से डायग्राम बना के दिखा देना है। अब उसके बाद आपको क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ मोमेंट है या क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट है, उसको लिख देना है। क्या था, तो सर यहां पे लिखना m1 L1 प्लस 2 MB, यहां MA लिख देते हैं MB, L1 प्लस L2, ठीक है, प्लस यहां से बाबू था MC L2 इक्वल टू माइनस 6A1 X1 बाई L1 का स्क्वायर प्लस 6A2 X2 बाई L2 का स्क्वायर। यही था ना, यही होगा क्लैपेरॉन्स का इक्वेशन, ठीक है। और बोलोगे हाँ सर ठीक है। हमेशा याद रखना, टर्म्स को हमेशा करेक्ट लिखा करो। L1 और L2 होगा, L1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज छोटा छोटा है, उसको आप ध्यान रखोगे। 6A1 X1 बाई L1, 6A2 X2 बाई L2, यही था क्लैपेरॉन्स का थ्री मोमेंट का इक्वेशन। अब इसमें जो भी टर्म है उसको एक्सप्लेन करो कि MA क्या है, MB क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है, MC क्या है, L2 क्या है, A1 क्या है बाबू, X1 क्या है, A2 क्या है, X2 क्या है, ठीक है। इस तरह से हर एक टर्म को एक्सप्लेन करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं इन केस ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो है यूनिट 5 से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। इन केस ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डिफाइन अ स्टीफनेस फैक्टर। आपको क्या डिफाइन करना है सर, स्टीफनेस फैक्टर क्या होता है ये आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले आप लिखोगे स्टीफनेस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाते हैं। ये इरेज कर दे रहे हैं क्वेश्चन, अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि स्टीफनेस फैक्टर क्या है, स्टीफनेस क्या है, ये सब हम कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो देखो स्टीफनेस क्या होता है ये पहले बता देते हैं कि सर स्टीफनेस है वो क्या लिखेंगे। देखो इलास्टिक जो कर्व बना था ना, इलास्टिक कर्व बना था, इलास्टिक कर्व जो बना था उसी को रजिस्ट करने का जो क्षमता होता है वो कहलाता है स्टीफनेस, ठीक है। देखो एक बीम के ऊपर जब आप लोड लगाते हो तो लोड लगाने से ये इलास्टिक कर्व का फॉर्मेशन करेगा, तो इलास्टिक कर्व को रोकने का जो कैपेसिटी होता है, जो स्ट्रेंथ होता है वो कहलाता है स्टीफनेस। ये तो हो गया एक डेफिनेशन। और दूसरा डेफिनेशन बताए थे कि हाउ मच मोमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट रोटेशन, 1 रेडियन रोटेशन करने के लिए कितना मोमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, यही कहलाएगा स्टीफनेस। और स्टीफनेस फैक्टर में पहले स्टीफनेस डिफाइन कर दोगे, फिर स्टीफनेस फैक्टर लिखोगे कि व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड, तब यहाँ पे जो स्टीफनेस होगा, जब यहाँ पे मोमेंट हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे K का जब वैल्यू होगा 4EI बाई L हो जाएगा। वही जब फार एंड होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड होगा, ठीक है, यानी हिंज या रोलर रहेगा, तब यहाँ पे जो मोमेंट लगाएंगे। और स्टीफनेस फैक्टर K जो है, K को ये स्टीफनेस फैक्टर बोला जाता है और ये होगा 3EI बाई L। यहां से हो जाएगा आपको स्टीफनेस फैक्टर का डेफिनेशन कंप्लीट। अब ये समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, फिर समझेंगे हम लोग कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है और कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है। ये ऑलरेडी आपके नोट्स कॉपी में लिखाया हुआ है, आप चाहो तो वहां पे जाके देख सकते हो, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तरीके से अच्छे से आप ये कर लेना, अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लेना ये सब चीजों के लिए। देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है क्या सर, तो हम बताए थे कि कहीं पे एक ज्वाइंट होगा, जैसे नोट्स कॉपी में लिखवाए थे वैसे ही लिखोगे आप। एक ज्वाइंट होगा जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। ये ज्वाइंट है कोई जिसको बोल रहे हैं O, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा क्या, जब आप एक अच्छे से समझना और एक बार में समझना, जब यहाँ पे हम लोग कोई एक मोमेंट अप्लाई करेंगे तो ये मोमेंट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल स्पैन में, ठीक है, चारों स्पैन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहां से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये बताता है कि ये जो m मोमेंट अप्लाई किए हैं उसका कितना फ्रैक्शन है, वो 1, 2 और 3 बीम में, या ये इस बीम में तो 0 आएगा क्योंकि ये एक तरह से फ्री है, तो 1, 2, 3 बीम में कितना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। और स्टीफनेस फैक्टर जो था वो ज्वाइंट पे जो स्टीफनेस होगा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, 4 बीम है तो चारों को जोड़ोगे, हाँ इसका स्टीफनेस है वो 0 आ जाएगा, दैट इज द अदर थिंग।
तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये बताता है कि किसी भी बीम का स्टिफनेस बाय ओवरऑल स्टिफनेस का जो रेशियो होता है वही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को बताता है। ठीक है, ये हम लोग देखे थे। तो हर स्पैन के लिए K1, अगले स्पैन के लिए K2 बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 हो जाएगा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या इंडिकेट करता है कि हाउ मच मोमेंट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन दिस टाइप ऑफ द मेंबर। उसके बाद कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है? तो सर बोले थे कि जब फार एंड होगा वो फिक्स होगा। अगर आप यहाँ पे कोई मोमेंट m अप्लाई करते हो तो अगले सपोर्ट पे कितना मोमेंट प्रोड्यूस होगा, ये कहलाता है कैरी ओवर मोमेंट। एक एंड पे अगर आप m मोमेंट लगाते हो तो अगला एंड पे जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा तो ये m/2 होगा, वो कैरी ओवर मोमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जब आप किसी एक सपोर्ट पे मोमेंट लगाए तो दूसरे सपोर्ट पे जो मोमेंट प्रोड्यूस होता है जो m/2 होता है ये कहलाता है कैरी ओवर मोमेंट। सर कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? तो कैरी ओवर मोमेंट बाय अप्लाइड मोमेंट होता है, वो क्या होता है? कैरी ओवर फैक्टर होता है। कैरी ओवर मोमेंट हम बोल रहे कैरी ओवर मोमेंट बाय अप्लाइड मोमेंट। अप्लाइड मोमेंट ये जो होता है यही होता है कैरी ओवर फैक्टर। तो m/2 बाई m ये कितना हो जाएगा? 1/2। कैरी ओवर फैक्टर होगा वो 1/2 होगा व्हेन फार एंड इज द फिक्स्ड। वहीं पे अगर हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेंगे तो कैरी ओवर मोमेंट 0 होगा। अगर यहाँ पे आप मोमेंट m अप्लाई करोगे तो इधर जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, वो कोई भी मोमेंट नहीं रोकता है। तो कैरी ओवर फैक्टर भी होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलो, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखना नेक्स्ट है हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आर डिटरमाइंड इन द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो कैसे आप डिटरमाइंड करोगे। तो आप लिखना कि एक ज्वाइंट पे कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो हम लोग निकालते हैं। तो एक ज्वाइंट बना लेना जहां पे 4 मेंबर होगा, सबका फॉर्मूला है वो लिख देना कि हाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आर डिटरमाइंड। तो स्टेप बाय स्टेप लिखोगे कि एक ज्वाइंट है जहां पे 4 मेंबर लग रहा है, एक मेंबर यहां पे रोलर है, एक मेंबर यहां पे हिंज है, ये फ्री है। कह रहा है हाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आर डिटरमाइंड। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि मेंबर OA का स्टिफनेस कितना होगा, KOA, या इसको आप बोल सकते हो K1। तो फार एंड फिक्स है तो 3EI/L हो जाएगा। इसी तरह से आप K2 निकालोगे, कुछ आएगा वैल्यू K2 का यानी 4EI/L होगा, और यहाँ पे 3EI/L हो जाएगा, यानी ये होगा 3EI/L, ये हो गया 4EI/L, यहाँ पे हो गया 3EI/L, और इधर हो गया 0। तो ये पहला आप क्या लिखोगे कि पहले हम लोग सारा मेंबर का स्टिफनेस निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे टोटल स्टिफनेस एट दैट ज्वाइंट। टोटल स्टिफनेस एट दैट ज्वाइंट यानी K1 प्लस K2 प्लस K3, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, सब हम लोग स्टिफनेस को जोड़ देंगे। ठीक है, सारे स्टिफनेस को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर पे जो भी स्टिफनेस होगा बाय डिवाइड कर करके हम लोग निकालते जाएंगे। तो दिस इज द मेथड और दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं यहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, और यही तो हम यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे और ये डायग्राम बना के आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेट द रिलेशन बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्लोप डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन शो करना है। ऑलरेडी ये हम यूनिट 2 में जब बता रहे थे स्लोप ऑन डिफ्लेक्शन तो वहां पे हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फिर भी यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे कैसे आया था, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी नोट्स में मिलेगा। बस हम यहाँ पे 4 थ्योरी क्वेश्चन, जैसे कुछ स्टूडेंट का फेवरेट होता है थ्योरी, कुछ स्टूडेंट का फेवरेट होता है न्यूमेरिकल, जो जिसको अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग करो, बोथ आर करेक्ट, बस आप नंबर उठाना सीख लो। स्टेट द रिलेशन बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जैसे हम बताए थे कि एक बीम है, यहाँ पे जब आप इस पे मोमेंट लगाओगे तो इट इज गोइंग टू बेंड लाइक दिस। अब इसका हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं और यहाँ जो रेडियस होगा यही कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब हम लोग इसको प्रूव किए थे तो बताए थे कि 1/r यानी 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा वो d2 बाई dx² आ गया था। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट और सॉल्व करना स्टार्ट किए थे और आगे बढ़े थे, बताए थे कि बेंडिंग इक्वेशन होता है वो m/i E/r इक्वल टू सिग्मा बाई होता है। क्या बोले थे, इलिजाबेथ रनिंग मे आई फॉलो यू करके बताए थे। तो यहां से देखो r जो होगा क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको हटा दो, बस ये दो इक्वेशन को देखो तो m/i और यहाँ पे e जो है ये e इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते m/i और ये e इस तरफ आ जाएगा ei,
इक्वल टू हो जाएगा 1/r, ऐसा कुछ होगा सर। r है वो रहने दिए, इधर से कर दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/r को लिख सकते हैं क्या, m/ei इक्वल टू d2/dx²। तो यही रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मोमेंट और किस में रिलेशन है, दिस इज द इक्वेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप और ये डिफ्लेक्शन का रिलेशन है। डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा सर, तो dy/dx हो जाएगा, वो स्लोप आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कि इसको हम लोग फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप आएगा, सेकंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो बाई आ जाएगा। तो यही रिलेशन है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले आप ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे और इस तरह से कर दोगे। नोट्स कॉपी में लिखवाया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखना, डिफाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। स्लोप और डिफ्लेक्शन बीम का क्या होता है, नोट्स कॉपी देखो। स्लोप होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट बनाएंगे तो वो कितना एंगल बनाया है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, यही बताता है स्लोप। और डिफ्लेक्शन क्या होता है सर, तो किसी भी ओरिजिनल पॉइंट के कंपेयर में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, तो ध्यान से समझना, डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स होते हैं। जैसे सर ये बीम हो गया, ये फिक्स्ड सपोर्ट हो गया, ये यहाँ पे सिंपली सपोर्ट हो गया, ठीक है, फ्री एंड हो गया। बहुत तरह के बीम होते हैं, बहुत तरह के सपोर्ट होते हैं। तो किसी भी सपोर्ट पे ध्यान से समझना, किसी भी सपोर्ट पे वैसा कंडीशन जो हम लोग को पहले से पता है उसी को बोला जाता है बाउंड्री कंडीशन। तो यहां पे बहुत सारा सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट पे क्या क्या होने जा रहा है, तो देखो यहां पे स्लोप जो है यानी dy/dx है वो 0 होगा। तो जो भी कंडीशन हम लोग को ऑलरेडी पता है, यहां पे डिफ्लेक्शन 0 होगा। दीज आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या होता है सर, तो जो चीज हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो जो नोन थिंग होता है वही बाउंड्री कंडीशन होता है। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सर सिंपली सपोर्टेड बीम का जो इलास्टिक कर्व या डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो यहां पे डिफ्लेक्शन होगा क्या, नहीं सर, यहां पे डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो बाउंड्री कंडीशन हो गया। सर यहां पे स्लोप होगा क्या, होगा, कितना होगा नहीं पता है, तो ये बाउंड्री कंडीशन नहीं है। एंड के पास आपको बाउंड्री कंडीशन मिलेगा। यहां पर थीटा का वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू 0 नहीं होने जा रहा है। थीटा का वैल्यू आपको 0 मिलेगा कहां पे, फिक्स्ड पे। यहां पे थीटा का वैल्यू 0 मिलेगा, यहां पे थीटा का वैल्यू 0 मिलेगा। सिंपली सपोर्टेड में आपको यहां पे थीटा बनेगा, यहां पे भी थीटा बनेगा। तो यहां पे बाउंड्री कंडीशन y इक्वल टू 0, यहां पे बाउंड्री कंडीशन y इक्वल टू 0, यहां पे y इक्वल टू 0 भी और थीटा इक्वल टू 0 भी। तो ये हो गया बाउंड्री कंडीशन। स्टेट द बाउंड्री कंडीशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बीम। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बीम के लिए बाउंड्री कंडीशन लिख देना है। दैट इज ऑल अबाउट द 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन यहां पे हम बहुत बेस्ट चूज किए हैं, जो उम्मीद है कि 7 में से 2 क्वेश्चन श्योर आएगा। कौन सा आएगा ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन 7 में से 2 क्वेश्चन एकदम श्योर आएगा। आपको 8 से 10 नंबर दे के जाएगा आज का ये लेक्चर, अगर आप नोट्स कॉपी से अच्छे से पढ़ लेते हो। बाबू बहुत मेहनत किए हैं। एंड दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द डिप्लोमा सिविल। सिविल डिप्लोमा के लिए ये सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। और जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड के साथ भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिजिटल बोर्ड तो अपार्ट वो अदर थिंग है। डिजिटल बोर्ड से क्या होगा, मेन मतलब क्या होगा कहने का मतलब, डिजिटल बोर्ड जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इस बात को हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और डिजिटल बोर्ड 100% आएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट बताना, ठीक है। माहौल बनाने को कॉन्सेप्ट नहीं कहते हैं। कॉन्सेप्ट एक अलग चीज होता है, माहौल अलग चीज होता है। यही हम वीडियो आकर बोलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आया कि थ्योरी क्वेश्चन बताइए, इसलिए थ्योरी क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है। एक स्टूडेंट कॉल किया कि सर थ्योरी बता दीजिए, थ्योरी बता दिए। माहौल नहीं बनाया बाबू कि 1000 स्टूडेंट का डिमांड आया कि नहीं सर ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, तब ऐसा कर रहे हैं। कोई डिमांड नहीं है, बस एक स्टूडेंट कॉल किया, बना दिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि पढ़ाई कहां पे हो रहा है और कहां पे माहौल बनाया जा रहा है। माहौल से दूर रहो। वी हैव द बेस्ट टीम, ठीक है। बहुत अच्छा टीम है हम लोग के पास, बहुत ही बैलेंस्ड टीम है। और हर सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव जाएगा, हर सब्जेक्ट का आपको थ्योरी क्वेश्चन इसी तरह से जाएगा जैसे हम बता रहे हैं। हर एक सपोर्ट दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपका समय बर्बाद हो। बहुत ही कीमती टाइम होता है आपका सेमेस्टर का एग्जाम के लिए। अगर ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जेई भी निकालोगे। और फिर भी हम बोलते हैं बाबू जेई इज द नॉट द अल्टीमेट। मोक्ष की प्राप्ति नहीं है जेई कि आप जेई बन गए तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ठीक है।
आप एक बोले थे पढ़ाई इसलिए करो कि आपका न्यूरॉन्स जो है, ब्रेन का सेल है, वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। आप अपने ब्रेन को डेवलप करो, जेई निकालना, यूपीएससी करो ना, बात हम यूपीएससी की बात करते हैं, आप यूपीएससी निकालो। जेई क्या है, 10 12 15 मतलब 20 25 स्टूडेंट निकालेगा। देखो चलो इस मैटर पे हम डिस्कशन एक बार स्पेशल वीडियो लेक्चर में करेंगे कि व्हाट शुड बी डू, हम लोग को करना क्या चाहिए। देखो ये सब छोटी छोटी बातों पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि लगेगा कि मेरा जो कीमती समय है और आपका जो कीमती समय है वो बर्बाद हो रहा है। आपको सबसे बेस्ट क्या करना चाहिए इस पे भी बात करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में आपको कहां जाना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कहां जाना चाहिए, वाई एसएससी जेई, कौन सा स्टूडेंट जेई का प्रिपरेशन करे, कौन सा स्टूडेंट एई का प्रिपरेशन करे, कौन सा स्टूडेंट यूपीएससी का तैयारी करे। और हम तो ये कहेंगे कि हर एक स्टूडेंट को 1 साल यूपीएससी का तैयारी जरूर करना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी आप 4 साल 5 साल मत करो, लेकिन यूपीएससी का तैयारी एक लाइफ में एक बार 1 साल के लिए जरूर दे देना, ठीक है। चलो हम बताएंगे इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेक्चर बताएंगे कि डिप्लोमा के बाद हम लोग को करना क्या चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।